नमस्ते। संवाद की इस 11वीं कड़ी में आज हम माध्यमा जी एवं वृंदा जी नासवा जी से संवाद करेंगे। अ, आप प्रख्यात प्रवासी गजलकार दिगंबर नासवा जी की पुत्रियां हैं। पिछले 3 दशकों से हिंदी साहित्य सृजन कर रहे नासवा जी गर्भनाल परिवार से भी जुड़े हुए हैं। इन दिनों आप मलेशिया में निवास कर रहे हैं और आपकी बड़ी बेटी माध्यमा जी फरीदाबाद में 1999 में पैदा हुई और उसके बाद 8 साल की उम्र में यूएई पहुंच गई। आप मैनेजमेंट में आपने बैचलर की डिग्री हासिल की और इन दिनों एजुकेशन में मास्टर डिग्री कर रही हैं। वृंदा जी 1997 में पैदा हुई भारत में और उसके बाद यूएई पहुंची। आप जो है पर्थ में मर्डोक यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री कर रही हैं। तो आप दोनों का इस संवाद श्रृंखला में बहुत स्वागत है। थैंक आप नासवा जी की अगली पीढ़ी हैं, तो संवाद में बहुत मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और हालांकि ये अनौपचारिक बातचीत है, लेकिन आपका माइक म्यूट आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, अभी आ रही थी आवाज। हाँ हाँ अभी जी आ हाँ, रही है। तो पहला एक सवाल मुझे ये है, आप इतने बचपन से बहुत छुटपन में आप लोग बाहर चले गए हैं, तो आपको कैसा याद आता है भारत और आपका जो शहर है फरीदाबाद, अ, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैं माध्यमा जी से प्रारंभ करना चाहूँगा। तो हमें हमेशा जो भी हमारी यादें हैं फरीदाबाद के साथ बहुत ही खुशी से भरी हुई हैं। तो जब भी हमें ध्यान जैसे कभी भी ऐसे प्रोग्राम बनता है कि चलो अब चलते हैं फरीदाबाद, या अभी छुट्टियों के लिए कितनी बार हम लोग समर वेकेशन गर्मियों की छुट्टियों में आते थे फरीदाबाद, तो बहुत मज़ा आता था। जब भी ध्यान आता है फरीदाबाद का तो एकदम टेस्टी खाना, एकदम परिवार, प्यार। और हमारा परिवार तो खैर बहुत ही बड़ा है। पापा के 7 और भाई हैं, तो हमारा बहुत बड़ा परिवार है। तो हमारे बस हमारा पूरा जो हमारी छुट्टियाँ होती हैं वो कभी 10 दिन एक ताऊ जी के यहाँ रह रहे हैं, कभी कहीं रह रहे हैं, तो बहुत मज़ा आता है। हम बहुत ही परिवार, एकदम परिवार की फीलिंग आती है जब भी फरीदाबाद का नाम याद आता है तो। वृंदा, आप क्या कहेंगी? मैं भी वैसे ही सोचती हूँ। जब भी मैं घर की याद आती है मुझे, एक इनमें हम जनरली जब आते हैं फरीदाबाद तो हम नानू के घर पे रुकते थे। अब बाकी ताऊ जी के घर जाने से पहले हम हमेशा नानू के घर रुकते थे। तो जब भी मैं फरीदाबाद याद करती हूँ तो मैं अपने नानू का एक कमरा देखती हूँ जहाँ पे वो लेटे हुए हैं और मैं उनको मैं ऐसे पैर पे मसाज दे रही हूँ। फिर दूसरे दिन दादी के घर जा रही हूँ, उनके साथ बैठी हूँ, उनकी कहानियाँ सुन रही हूँ। तो मुझे वो हमेशा याद आता है जब मैं घर के बारे में सोचती हूँ, फरीदाबाद के बारे में सोचती हूँ, इन गलियों के बारे में सोचती हूँ। और मतलब इम्पोर्टेंट है कि मैं खाने के बारे में सोचती हूँ, यहाँ का खाना। मेरे फेवरेट है मोमोज़। मैं तो मोमोज़ हर टाइम खा सकती हूँ, सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आप मोमोज़ की प्लेट मेरे सामने रख दोगे मैं खा लूँगी। और वो तो इंडिया मुझे में ही वो मिलते हैं फरीदाबाद हाँ, में। वो वाले तो इंडिया में ही मिलते हैं, तो मोमोज़ की बहुत याद आती है मुझे। और जब भी मैं इंडिया के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दादा-दादी और नाना-नानी याद आते हैं और मोमोज़। बहुत बढ़िया। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं तो आप इतने सहजता से, भाषा की कोई बाधा नहीं है आपके लिए, तो इससे पता चल रहा है कि आपके घर में आपकी परवरिश जिस तरीके से हुई है, तो आप अपनी भाषा में, हिंदी में और जो भी अम, अभिव्यक्ति है वो आप सहजता से कर रहे हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति के बारे में आपकी क्या समझ है और क्या आप महसूस करती हैं? तो भारतीय संस्कृति के बारे में अगर जैसे अम,
हमारी संस्कृति इतनी हमारे अंदर बचपन से हमारे मम्मी-पापा ने हमें कभी भी ऐसे उन्होंने हमें ऐसे नहीं बोला कि आप इंडिया से बाहर हो, तो आप जो इंडिया के बारे में कुछ मत सीखो या इतना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने हमेशा हमेशा ये ख़्याल रखा है, ध्यान रखा है कि हमारे अंदर हमारे संस्कार हो रहें। तो जैसे मेरे पापा वो इतने अभी अभी काफ़ी अच्छे राइटर हैं, तो वो शुरू से हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हैं। मेरी दादी एक्चुअली वो उन्होंने पूरा हिंदू लिटरेचर पढ़ा हुआ है। तो हमारे हमारे घरों में ये सब बातें बहुत होती है हिंदी संस्कृति के बारे में, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में और हमारी भारतीय संस्कृति इतनी इतनी बड़ी है और इतनी पुरानी है कि हम चाहें भी तो भी हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हम लोग हमारे घर में क्योंकि बचपन से हमने ये सब बातचीत रखी है, हमारे मम्मी-पापा ने हमारे अंदर काफ़ी उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि हम लोग शुरू से हिंदी पढ़ें और हम इंडिया में नहीं हैं, तो भी ऐसा कोई त्योहार नहीं है जो हमने नहीं मनाया दुबई में या फिर ऐसा कोई महत्वपूर्ण दिन नहीं है जिसके बारे में हमें नहीं पता हो। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम बाहर हैं इंडिया के। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ नहीं मिल पाती बट संस्कृति भारतीय संस्कृति मैं कहूँगी हमारे अंदर कूट-कूट के भरी हुई है क्योंकि हमारे मम्मी-पापा ने उन्होंने इम्पोर्टेंस दी इस चीज़ को, बहुत महत्व दिया इस चीज़ को कि हम पढ़ें और हम दोनों बचपन से हिंदी हमारा एक सब्जेक्ट भी रहा है स्कूल में, तो हमने हाई स्कूल तक तो हिंदी पढ़ी ही पढ़ी है। तो लिखना, पढ़ना, समझना तो हम सब कर सकते हैं। तो इस वजह से वो लैंग्वेज की वजह से, उस भाषा की वजह से हमारे में संस्कृति हमारी काफ़ी जुड़ी हुई है हमसे। नहीं, एक चीज़ और मैं ख़ास तौर से वृंदा से पूछना चाहता हूँ कि संस्कृति तो एक बड़ा व्यापक शब्द है, उसमें हमारा रहन-सहन है, बोलचाल है, हमारा खान-पान है, हमारी परंपराएँ हैं, है ना? जैसा अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ हर त्योहार मनाए जाते थे। हुँ। पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि संस्कृति हमारी पहचान जो है, आइडेंटिटी है ना? उसको ठीक तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, पर्थ में आप रहीं या रहते हैं या अमेरिका है या यूएई है, तो वहाँ भी बहुत सारे देशों के लोग रहते हैं, तो सबकी अपनी एक पहचान है। तो वो हाँ संस्कृति जी। का जो प्रश्न है, वो पहचान से जुड़ा हुआ है। आप क्या हुँ, हुँ। बात को कैसे कहना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि जैसे जब मैं अमेरिका गई थी वैसे जब हम दुबई में रहते थे, मैं कहूँगी कि 70% सब इंडियंस थे या पाकिस्तानी थे या बांग्लादेशी थे, मतलब हमारे कल्चर के आस-पास, इंडिया के आस-पास जो भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ से बहुत लोग थे। तो मुझे पर्सनली तो ऐसे कभी नहीं लगा कि मैं इंडियंस के अराउंड नहीं हूँ। मैं खुद दिल्ली प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, सीबीएसई पढ़ा है मैंने, 10वीं तक मेरी हिंदी थी सब्जेक्ट। तो और जैसे मेरी बहन ने कहा, घर पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था कि अब तुम्हें इंग्लिश आ गई है, अब तुम स्कूल में बोल सकते हो, तो घर पे तो हिंदी ही बोलना, कि आपको ज़्यादा पहचान हो। लिखने में, राइटिंग में मुझे अब और पढ़ने में थोड़ा मैं काफ़ी स्लो हूँ, लेकिन बोलने में फिर भी वो थोड़ा फ्लुएंसी है क्योंकि घर पे बहुत बोला है हमने हिंदी। तो लेकिन जब मैं अमेरिका गई, वहाँ के इंडियन डायस्पोरा को मैंने देखा, तो उनको हिंदी नहीं आती है और जैसे अपना नाम भी वो बहुत अंग्रेज़ी की तरह लाइक एक्सेंट में बोलते हैं वग़ैरह और मुझे पहले बहुत अजीब लगता था, लेकिन उनके पास रह के, उनका समझ के मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये भी ठीक है, मतलब लाइक एक डर बैठ जाता है जब आप कहीं दूर जाते हैं। तो उनके माँ-बाप का समझने की कोशिश मैंने की कि एक डर बैठ जाता है, आप किसी नई कंट्री में हो, कोई आपको अलग ना देखे या कोई आपको अलग ना बोले। तो इसलिए वो कहीं न कहीं अपनी संस्कृति खो बैठते हैं और वो भी ठीक है। लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि ये सारे जो इंडियन बच्चे थे वो बड़े होके ट्राई करते थे कि वो वापस जाएँ अपनी संस्कृति की ओर और इंडियन कल्चर के बारे में जानें और हिंदी लैंग्वेज वापस से सीखें, मैंने वो भी देखा है। तो मैंने काफ़ी
इंडियन डायस्पोरा के लाइक सब सब जगह से देखा है जिनको हिंदी आती थी, नहीं आती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीका नहीं है भारतीय होने का और एक तरीका होना भी नहीं चाहिए। हम एक इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी बड़ी आबादी है, इतने सारे लोग हैं, तो जैसे भी आप भारतीय हो वैसे ही सही है। और ऐसा जैसे कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम हमारी संस्कृति छूट रही है, बदल रही है। संस्कृति बदलनी चाहिए और मुझे अच्छा लगता है जब वो बदलती है। अच्छा लगता है कि जब नए आइडियाज़ आते हैं और आप कह सकते हो कि मेरा कल्चर मॉडर्न है, प्रोग्रेसिव है, जैसे भी है। तो एक तरीका मुझे लगता है भारतीय होने का और हाँ, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी इस बातचीत से निकल के आई, जो मैं समझ पाया हूँ। भारत में बड़ी उल्टी स्थिति अभी इन दोनों चल रही है कि हर हाँ जी। बच्चे को ऐसा लगता है कि अंग्रेजी ही एकमात्र ऐसी सीखने योग्य भाषा है जो हमारी तरक्की में, आगे बढ़ने में, रोजगार में और हमारी पढ़े लिखे होने की पहचान के तौर पे अंग्रेजी भाषा चारों तरफ छाई हुई है। लेकिन जब हुँ। आप अमेरिका में हैं या भारत से बाहर हैं, तो ज़ाहिर है आपको अंग्रेजी तो आती ही है। तो फिर ऐसा आपको पलट के लग रहा है कि नहीं, अब तो अब हमको हमारी जो जड़ें हैं, उन जड़ों को अगर हमको जानना है, तो हमारी भाषा आनी चाहिए। आप हाँ जी। ये पक्का ये आनी तो चाहिए, वो हमारी आनी आनी तो वो चाहिए। स्ट्रेंथ है एक हमारी। वो एक हमारा वो सिर्फ हमारी पहचान है एक, जो और किसी देश में नहीं है, जो जो उनके पास नहीं है, जो हमारे पास है। तो हमें उस पे गर्व होना चाहिए और हमें हमें ज़रूर अपनी भाषा तो बोलनी ही चाहिए, सीखनी चाहिए। और और उससे ऐसा नहीं है कि हम इंटेलिजेंट नहीं है या हम लोग सक्सेसफुल नहीं है। इनसे और बजाय ऐसा सोचने की, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है कि हमें इंग्लिश तो आती है, हमें तो अपनी लैंग्वेज भी आती है, हमें तो और भी लैंग्वेज आती है। और इंडिया में तो इतनी लैंग्वेजेस हैं। मेरे कितने दोस्त हैं यहाँ दुबई में जिनको इंडिया के अंदर ही कम से कम इंडिया की 5 भाषाएं आती हैं। हाँ मलयालम जी। हो गई, तमिल हो गई, मुझे खुद गुजराती भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। तो मुझे तो बहुत गर्व लगता है इस बात पे। हुँ, बहुत आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आपको अगर अपनी जड़ों में लौटना है, आपकी भाषा, तो संस्कृति को सही संदर्भ में समझने के लिए भाषा का साथ ज़रूरी है, आप ऐसा मानिए। अब मैं इस बात को दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ। आपके पिताजी इतने अद्भुत गज़लकार हैं और बड़े प्रख्यात हैं। पिछले 10 सालों में वो एक बहुत बड़े समाज को संबोधित हैं, ख़ास तौर से प्रवासी समाज में। तो व्यक्तिगत रूप पे तौर पे आप लोगों को कैसा लगता है अपने पिता को एज ए साहित्यकार के तौर पे देखने में हमें या तो उनकी बहुत ही गर्व है। बहुत हमें ही तो गर्व की शुरू से लगता ही था कि पापा को पक्का इसी में आगे बढ़ना चाहिए। अब जब उनको थोड़ा जैसे उनकी थोड़े जॉब, अब जैसे अब वो अपना काम कर रहे हैं तो उनके पास थोड़ा ज्यादा समय है। वो कोई कोई बाधा नहीं है समय की। ऐसा नहीं है कि उनको जॉब में जाना ही जाना है, तो अब वो ज्यादा टाइम देते हैं, ज्यादा समय दे पाते हैं इन चीज को। तो हमें हमें बहुत खुशी होती है। और हम जब भी मिलते हैं तो हम लोग कितने दिनों, कितने टाइम तक रात को बैठते हैं और पापा की पोयम सुनते हैं, गजलें सुनते हैं, हम्म, उनके कहानियां सुनते हैं। उन्होंने कहानियां भी बहुत लिखी हुई हैं। अब हम उनके पीछे पड़े हैं कि आप अब नेक्स्ट अपनी जो बुक छापोगे आप कहानियों पे छापो। तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं और हमें तो बहुत गर्व महसूस होता है जब भी हम अपने पापा का नाम लेते हैं, क्योंकि पापा, हमें लगता है कि उन्होंने अब अपनी एक जगह बना लिया है इस भाषा की पहचान में, उनका एक नाम जुड़ गया है। तो हमें बहुत गर्व लगता है इस बात पे। हम्म। तो कभी ऐसा मौका हाँ जी। आया कि किसी ने आपको आपके पिता के साहित्यिक पहचान के तौर पे आप लोगों को चिन्हित किया हो कि ये नासवा जी जो साहित्यकार है उनकी बेटी है, तो कोई हाँ, ऐसा। यहाँ पे है। यहाँ पे तो हुआ है क्योंकि मेरे पापा यहाँ पे, क्योंकि
दुबई थोड़ा छोटा तो है ही, और यहाँ पे सब लोग सबको जानते ही हैं, जैसे ना बहुत आसपास काफी लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो हिंदी हिंदी स्पीकिंग का कोई फंक्शन हो, या फिर जैसे डिबेट्स हो कवि गई, सम्मेलन। कविता कवि सम्मेलन, उसमें पापा का इतने पहचान है पापा की, कि हम लोग कहीं जा रहे होते हैं और कोई हमें वहां से दिख जाए तो हमें बोलते हैं, अच्छा आप नासवा, दिगंबर नासवा की बेटी हो, तो हमें तो गर्व से हाँ, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। तो ऐसा हुआ है हमारे साथ, दुबई में तो खैर बहुत बार हुआ है, क्योंकि पापा दुबई ने में ज्यादा बहुत टाइम मिलते हैं। यहाँ पे बिताया है, तो उन्होंने तो काफी यहाँ पे उनके जान पहचान के लोग हैं, और कवि सम्मेलन में ज्यादातर पापा ने अपनी कविताएं गाई हैं, सुनाई हैं, तो काफी उनका नाम हो गया है यहाँ पे तो। हम्म। हाँ जी। बचपन से ही आपने अपने घर में एक बड़ा साहित्यिक माहौल देखा होगा, किताबें हैं हिंदी की भाषा की। हाँ जी। कोई कोई किताब आपको याद है वृंदा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई हिंदी की कोई ऐसी कोई गजल की बुक है, किसी हिंदी कवि का नाम आप बताना चाहेंगे, किसी साहित्यकार का नाम याद है? मुझे वैसे हिंदी का कुछ ऐसा याद तो नहीं है। जैसे मैं कह रही थी, मैं हिंदी में काफ़ी स्लो थी, मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ाकू नहीं थी, तो हिंदी का सब्जेक्ट जब आता था मेरे पास, तो मैं बस वो पास करने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ लेती थी, फिर उसके बाद ज़्यादा फ़ोकस नहीं था। माँ-बाप ने बहुत कोशिश करी कि स्पेशली पापा ने बहुत कोशिश करी कि मैं हिंदी लिटरेचर में और घुसूँ और हिंदी में लिखूँ। मैं इंग्लिश में लिखती थी काफ़ी, अभी भी थोड़ा बहुत लिखती हूँ, लेकिन उनको वो था कि मैं हिंदी में लिखूँ, लेकिन मेरा उतना कभी हुआ नहीं कि इतनी हिंदी की नॉलेज इतनी हुई नहीं मेरी कि मैं वो ट्राई कर सकूँ। और हाँ, तो हिंदी के पोएट्स का भी मुझे ज़्यादा याद नहीं है। अच्छा, आपको आप कुछ नाम लेना चाहेंगे माध्यमा जी? हाँ, पापा एक्चुअली पापा को बहुत इंटरेस्ट था कि हिंदी का जहाँ से जन्म हुआ है, तो संस्कृति से, तो और वेदों से, भगवत गीता से, तो पापा बहुत ज़्यादा पढ़ते थे गीता, और पापा का बहुत पैशन था, उनको बहुत शौक था कि अलग अलग लेखकों के वर्जन्स पढ़ना गीता के, और फिर वो हमसे भी बात करते थे इस बारे में। और अभी भी मेरी मेरी मॉम है, तो वो भी गीता पढ़ रही हैं, और तो लेखकों की और इन सब की बहुत हमारे घर बात होती थी। ऐसे कोई एक पर्टिकुलर लेखक की तो मैं आपको नाम नहीं बता पाऊंगी, बट जैसे अमृता प्रीतम की बहुत सारी किताबें पापा ने हम्म, पढ़ी हैं, मैंने भी पढ़ी हैं अमृता प्रीतम की, तो क्योंकि मुझे भी बहुत शौक था, हम्म। अम, तो मैंने भी उनकी पढ़ी है। मेरे को पापा से ही शौक चढ़ा था अमृता प्रीतम पढ़ने का, उनकी मैंने बहुत पढ़ी है। बचपन से पापा ने हमको देशभक्ति की कविताएं इतनी सिखाई हैं, तो मैंने तो बचपन से जितने भी पोयम रेसिटेशन और कवि सम्मेलन मेरे स्कूल में होते थे, मैंने बहुत परफॉर्मेंस करी है वहाँ पे। तो तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताएं, देशभक्ति की, ये सारी कविताएं हमें सिखाई हैं पापा ने। और हाँ, तो दीदी ने तो बहुत ट्रॉफीज़ और हाँ। सर्टिफ़िकेट बहुत जीते हैं हिंदी रेसिटेशन में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी जैसे वृंदा आपने बोला कि आप अंग्रेजी में लिखती हैं, तो कभी अगर हाँ। आपको ऐसा मौका लगेगा, तो कितनी संभावना है कि अंग्रेजी के अलावा कभी आप हिंदी में भी लिखेंगी? हाँ जी, मैं थोड़ा बहुत एक कोशिश करी थी, मुझे अपनी दादी से बहुत लगाव था, तो उनके लिए मैंने सोचा कि उनको अच्छा लगता होगा। अभी तो शी हैज़ पास्ड ऑन, बट तो उनके लिए मैंने थोड़ा कोशिश करी थी हिंदी में लिखने की, लेकिन यू नो मेरे नोटबुक में ही रहा है वो कभी बाहर नहीं निकला। लेकिन हाँ, कोशिश कोशिश ज़रूर करूँगी। कोई आप कुछ लाइन में पापा की गज़ल की कुछ लाइनें बोल सकते हैं? कुछ याद है? अभी पापा को बुलाऊँ, अभी कवि सम्मेलन उनका चालू करते हैं। नहीं, चलो नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा नहीं, एक वो एक फ़ोन पे नहीं है। अभी याद नहीं, चलो कोई बात नहीं। एक चीज़ जी। और मेरे ज़हन में आ रही है कि जब आप अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं कभी,
तो कभी ऐसा मौका आता है कि ये सवाल कभी होता है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं, भारतीयता का जो हमारी जो पहचान है उसके ऊपर कभी बातचीत होती है? कभी ऐसा मौका आता है? हाँ, काफ़ी आता है। हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि जैसे दुबई में तो थोड़ा आसान है ये करना, क्योंकि ज़्यादातर हैं इंडिया से ही हैं यहाँ पे लोग। तो हम लोग जब मिलते हैं तो हम लोग काफ़ी इंडिया के बारे में ही ज़्यादातर बातें होती हैं, क्योंकि हमारे सबके परिवार फिर इंडिया में ही हैं। तो इंडिया की काफ़ी बातें होती हैं। बातें होती हैं कि जैसे अब हमारे हमारे ग्रुप में भी सबके बच्चे हो रहे हैं, तो फिर उनकी बातें होती है कि वो लोग कैसे अब आज की पीढ़ी कैसे कोशिश करेगी कि हिंदी भाषा रहे उनके बच्चों में भी। तो फिर वो बोलते हैं कि हम भी हिंदी यू नो हम लोग भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे कि हमारे बच्चे हिंदी सीखें, क्योंकि हमें लगता है कि अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हमें हिंदी आती है, तो कितना एक कनेक्शन फील होता है अपने देश से। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में भी हो। तो ऐसे काफ़ी बातें होती हैं, और आजकल जैसे जो चलता है न्यूज़ में ये सब ज़्यादातर इंडिया की ही बातें होती हैं जब भी हम लोग मिलते हैं दोस्त तो। हम्म, हाँ, ये सही कहा आपने। अच्छा, और एक सवाल ये भी आया मेरे, अभी मतलब ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये सच है कि दुनिया की तमाम भाषाएं इस समय बड़े मुश्किल दौर में हैं। अंग्रेजी का या रोजगार का कह लीजिए, या जो भी दबाव है कि आप माने या ना माने, अंग्रेजी ने बहुत सारी भाषाओं को पीछे धकेल दिया है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 2-4 दशकों के बाद हमारी भाषाओं के सामने किस तरह की चुनौतियां आपको दिखाई देती हैं? बहुत चुनौतियाँ हैं। मुझे लगता है कि इंग्लिश ने सच में काफ़ी भाषाएं, इंडिया की खुद की कितनी सारी भाषाएं हैं मुझे लगता है जो पहले थी और अब 10 साल से हमने सुनी नहीं है। कितनी सारी ऐसी भाषाएं होंगी इंडिया के अंदर की खुद, क्योंकि सब लोग को अब शौक है कि हम इंग्लिश ही बोलें, क्योंकि जॉब में उनको इंग्लिश बोलनी पड़ती है, तो फिर उनको वो आदत पड़ जाती है, घर पे भी वो इंग्लिश ही बोलते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा समस्या है मुझे लगता है कि हमें बोलनी पड़ती है इंग्लिश हर जगह। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम बोलना नहीं चाहते हिंदी, हमें बोलनी पड़ जाती है इंग्लिश। और मुझे लगता है कि कुछ देश फिर भी ऐसे हैं जो अपनी भाषा बचाते हैं, जैसे फ्रांस देख लो आप, जर्मनी देख लो। वहां पे आप जाओ तो आपको उनकी भाषा सीखनी ही पड़ती है, क्योंकि आपको जब वहां जॉब करनी है तो आपको उस भाषा में ही बात करनी है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी ऐसा आना चाहिए, ऐसा कुछ लॉ आना चाहिए या ऐसा कोई एक रूल आना चाहिए जिसमें ऑफिस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, हिंदी की इम्पोर्टेंस, हिंदी का महत्व खो नहीं जाना चाहिए इंग्लिश की वजह से, जो आजकल बहुत हो रहा है। हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कोई ऐसा मतलब एक कानून बनना चाहिए। हालांकि इसमें बड़े बहुत समस्याएं हैं। भारत इतना विविधता का देश है, यहाँ इतनी सारी भाषाएं हैं, तो ये तो मुश्किल का सवाल है, लेकिन फिर भी ऐसा निर्णय होना चाहिए आपके हिसाब से। जैसे यूएई में कौन सी भाषाएं चलती हैं मुख्य तौर पे? इंग्लिश ही चलती है यहाँ पे भी। अच्छा। और हाँ, है तो यहाँ पे अरबी का देश है, पर चलती इंग्लिश ही है हर जगह। ऑफिस में कोई भी गवर्नमेंट का काम करना हो, ऑफिस में काम हो, कहीं पे भी आप जाओ आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ती है। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी अंग्रेजी ही बोलते हैं? हाँ, वो लोग भी अंग्रेजी उनको बोलनी पड़ जाती है। वो लोग मुश्किल से बोल पाते हैं, उनको मुश्किल होती है, पर उनको बोलनी पड़ जाती है, क्योंकि फिर क्या करें, काम नहीं होता उनका इंग्लिश के बिना, तो उनको बोलनी पड़ जाती है। तो मुझे लगता है इस वजह से ना हर देश की भाषा ऐसे धीरे 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 करके खत्म हो जाएगी। तो अगर आप कहीं भी जाते हो, एक कानून होना चाहिए कि आप उस कंट्री की रिस्पेक्ट रखो और आप उनकी भाषा सीखो, या फिर कोई एक नॉर्मल कॉमन भाषा होनी चाहिए। नॉट हर बार जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ही हो, बट कुछ ऐसा जो उस जगह की संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हो। तो इस हिसाब से तो भारत में हिंदी का स्थान सबसे ज़्यादा उपयोगी है।
आप पूरब पश्चिम उत्तर कहीं भी चले जाइए तो हिंदी से आपका काम चल जाएगा। आप तमिलनाडु में हैं और आप कश्मीर में हैं और आप आसाम में हैं और आप गुजरात में हैं, तो अगर आपको हिंदी आती है तो आपका काम चल जाएगा। आप काम चल जाता है, हाँ। वृंदा, हाँ। आप क्या कहेंगी इस बारे में? मेरी बहन ने बोला, मैं उस पे सपोर्ट करती हूँ कि एक कंट्री की एक यूनिफाइंग लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन उसी दौर पे मैं वो ये भी नहीं बिलीव करती कि हिंदी ही हमारी भाषा है। हमारे कंट्री इतना डाइवर्स है और मुझे लगता है कि वो बहुत एक खूबसूरत चीज है हमारे देश के बारे में कि हमारे इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, इतने सारे रिलीजन्स है। हर रिलीजन का एक कल्चर है, हर लैंग्वेज का एक कल्चर है, हर चीज एक एवोल्यूशन है एक दूसरे एवोल्यूशन की। तो मुझे लगता है कि हाँ, एक यूनिफाइंग लैंग्वेज कर सकते हैं, लेकिन उसी टाइम किसी लैंग्वेज को लेस इम्पोर्टेंस नहीं देनी हाँ, चाहिए हमें नजरअंदाज भी। नहीं करना चाहिए किसी हाँ भी जी। लैंग्वेज को, पर हाँ, एक यूनिफाइंग लैंग्वेज जो मुझे लगता है कि हिंदी बन सकती है, क्योंकि हिंदी प्रयोग होती है हर जगह, तो हिंदी बन सकती है यूनिफाइंग लैंग्वेज। पर सेम टाइम उसी वक्त किसी और लैंग्वेज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में कितनी, यही खूबसूरती है इंडिया की कि कितनी सारी भाषाएं इंडिया में, तो वो भी हाँ जी। मेंटेन रखनी चाहिए। पर हिंदी भी सीखनी चाहिए लोगों को, ताकि वो जो भी सबसे मदर टंग हाँ जी, जो भी मदर टंग हो, आपकी सिंधी हो, बंगाली हो, जो भी हो, वो सब आपको प्रिजर्व करना चाहिए। और और किसी और कल्चर या लैंग्वेज डिफरेंस को एक बाधा नहीं बनानी चाहिए। नहीं तो कोई अगर हिंदी सीखना चाहे तो यूएई में क्या मतलब तरीका है, वहाँ सहजता से सीखने को मिलती है? हाँ, सारे स्कूलों में ऑप्शन है हिंदी लेने का। बच्चे या तो फ्रेंच चूज कर सकते हैं, हिंदी चूज कर सकते हैं, या फिर स्पेनिश चूज कर सकते हैं। अरेबिक भी सीखनी पड़ती है, 10th तक तो कंपलसरी है, आपको पास होना ही पड़ता है अरेबिक में। तो इसी वजह से हम पढ़ सकते हैं अरेबिक, तो बहुत अच्छी बात है। हम पूरा समझ नहीं पाते, थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, पर पढ़ पूरी सकते हैं, लिख सकते हैं। तो तो वो एक बहुत अच्छा, हमें लगता है कि एक बहुत अच्छी एडवांटेज है हमारे लिए। और हिंदी आराम से यहाँ पे हम सीख सकते हैं, स्कूल में, कॉलेज में भी है। अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं कॉलेज में भी। संस्कृत, हिंदी लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स काफी हैं। हम्म। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अब थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप भारत जाते हैं तो भारत में आप लोग क्या फरीदाबाद आपका मूल शहर है, और कि गांव में कोई आसपास गांव भी आपने देखा है भारत में? फरीदाबाद ही हमारा शहर है, सारी फैमिली हमारी इधर ही है। बोथ माँ मम्मी और पापा के दोनों के साइड के सब फरीदाबाद में ही रहते हैं अच्छा। मोस्टली। हाँ हाँ। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक ही जगह आओ और सब मिल जाते हैं। हाँ, तो भारत में और कौन कौन सा शहर आपने देखा है? हमने घूमा तो हाँ। हुआ है, हमने अहमदाबाद घूमा हुआ है, क्योंकि मेरी शादी, मेरे हस्बैंड गुजराती हैं, वो अहमदाबाद से हैं। अच्छा। तो हमने अहमदाबाद पूरा घूमा हुआ है। अक्षरधाम गए हुए हैं हम लोग, राजस्थान घूमा हुआ है, मसूरी गए हैं हम लोग, और गोवा गए हुए हैं। और तो इतना ही घूमा है शायद हमने, हाँ, वृंदावन सब। वृंदावन हम मथुरा गए हैं। वैष्णो देवी, ये सब देखे हुए हैं हमने। हम्म। हम जब भी आते हैं तो कोई कोई एक जगह तो जरूर जाते हैं, या तो वृंदावन तो जाएंगे ही जाएंगे, या फिर कभी वैष्णो देवी का हो जाता है जाने का, कभी सुंदरा माता चले जाते हैं। तो हम जरूर जाते हैं, वो हमारे मम्मी पापा और हम लोग साथ में। नहीं, बहुत आपने बहुत उल्लेखनीय बात कही। तो मैं अब इस बात में मुझे लग रहा है कि आपको पक्का यकीन है कि अगर हमारी पहचान को बचाए रखना है तो हमारी भाषा किसी भी कीमत पे हमको उसको ज़िंदा रखना है। और ये भी सच है कि भाषा तभी ज़िंदा रहेगी जब हम उसका बर्ताव करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और बोलने के साथ साथ उसको लिखने पढ़ने के तौर पे भी उसको ज़िंदा रखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल।
तो वृंदा, आप बताइए कि कैसे आप इसको जारी रखेंगे, क्या फिर से लिखना पढ़ना शुरू करेंगे? हाँ, हाँ, मैं वही सोच रही थी कि अभी मैं इंडिया हूँ इतने टाइम तक, और ये अपॉर्चुनिटी कब वापस आएगी पता नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वापस जाऊँ, क्योंकि पहले मैं हिंदी पढ़ सकती थी, मतलब थोड़ी स्पीड तो थी मेरी, लेकिन अब वो भी कम हो रही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि वापस पापा-मम्मी के साथ बैठ के ट्रेनिंग लूँ फिर से, कि क, ख, ग के बाद आता क्या है, मैं वो भी भूल गई। ओह! और हाँ, हाँ, तो मेरा वो मकसद है इन इन दिनों में, जब तक मैं हूँ इंडिया में, कि मैं ये सब चीज़ें वापस सीख सकूँ। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और मुझे बहुत खुशी इस बात की हो रही है कि जो आने वाला भविष्य है प्रवासी साहित्यकारों के तौर पे भी देख लीजिए, और आप जैसे भारतीय बच्चे जो विदेशों में अपना स्थान बना रहे हैं, तो अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से उनका इतना गहरा नाता है, तो ये बहुत ही सुखद है। और बड़े गर्व की बात है कि आप लोगों के मन में अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए इतना स्नेह है, प्यार है, और आप लोगों की परवरिश इतने अच्छे तरीके से हुई है, तो ये भी बड़ी बहुत खुशी की बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। ठीक है।